उत्तर प्रदेश में जो सियासत में बयान सामने आ रहे हैं वो बदले हुए साल के साथ भी बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, ऐसे बयान देना जो कि सुर्खियां बन जाएं, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बात नहीं है। जो हो रहा है उसके पीछे के राज क्या हैं, इसको जानने के लिए अमर उजाला के न्यूज़ रूम से एक बार फिर हम हाजिर हैं उस चर्चा को लेके। और इस बार विषय है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल के लगातार सोशल मीडिया पोस्ट, उनके सार्वजनिक बयान और समाजवादी पार्टी की बागी नेता माने जाने वाली, बागी विधायक माने जाने वाली पल्लवी पटेल, उनके बयान। ऐसा लग रहा है कि घर की लड़ाई जो है वो दो विपरीत ध्रुवों पर आकर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रही है। क्या कारण है, क्या निहितार्थ हैं और आगे क्या होगा, इसको समझने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी हैं जो इस पूरे विषय को समझाएंगे कि आखिरकार विवाद शुरू कहां से हुआ। उसके बाद हम सुधीर सर के पास चलेंगे जो थोड़ा सा बताएंगे कि सरकार के ही मंत्री जब सरकार पर बोले तो उसका असर क्या होता है। और फिर अक्सर जो तमाम राजनीतिक विवाद होते हैं उस पर पीछे क्या चल रहा है उसको समझने के लिए मजीद जी के पास भी चलेंगे। ये तीनों चेहरे अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपको दिखते रहते हैं। आप तीनों का स्वागत। और अक्षय जी, पहला सवाल आप ही से, जैसा मैंने कहा भी, थोड़ा सा ये समझाइए कि जिस विषय को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, ये विषय क्या है और जो कई सारी बातें दोनों की ओर से कही जा रही है। आशीष पटेल अपने तर्क दे रहे हैं और पल्लवी पटेल अपने तर्क दे रही हैं। इन तर्कों में दोनों के तर्क क्या है और आपको क्या लगता है कौन किसका पलड़ा थोड़ा भारी है? देखिए, निर्णय पर तो पहुंचना ठीक नहीं होगा, बट पिछले साल से ही प्रावधिक शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी अपनी पॉलिटेक्निक संस्थानों की संबद्धता को लेकर के, फार्मेसी संस्थानों की, तो हालिया विवाद जो है वो पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के पद पर हुई पदोन्नति को लेकर के है। ये विवाद प्योरली डिपार्टमेंटल था। कुछ लोग जो प्रमोट हुए और कुछ जो नहीं प्रमोट हुए। जो नहीं प्रमोट हुए या जो इससे प्रभावित हुए, उनका ये कहना है, उनके दो तर्क हैं। एक कि जो डीपीसी हुई थी इसके लिए, उसने 6600 ग्रेड पेपर इस पदोन्नति की संस्तुति की थी, जबकि दिसंबर के अंत में जो पदोन्नति की गई वो 9000 ग्रेड पेपर कर दी गई। तो सीधे सीधे जो सैलरी फ्लैक्चुएशन आया है वो लाख 1.5 लाख रुपए तक का आया है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि उनका ये कहना है कि एआईसीटी के नियमों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। तो विभाग ने किया क्या, ये तो जांच का विषय है कि क्या सही है क्या गलत है, बट उनका ये कहना है कि पदोन्नति में जहाँ पे नियम देखने चाहिए वहाँ पे एआईसीटी का नया नियम नहीं लिया गया, जबकि ग्रेड पे देने में पदोन्नति का नया नियम ले लिया गया है। नियमानुसार इस पद पर पदोन्नति 10 साल कम से कम होनी चाहिए प्रवक्ता की, उसके बाद वो विभागाध्यक्ष बन सकता है। जबकि अभी हालिया जो पदोन्नति हुई है उसमें 5 साल की नौकरी करने वाले या 7 साल की नौकरी करने वाले भी पदोन्नति पा गए। तो वहाँ विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है कि आप एआईसीटी का जहाँ पे ग्रेड पे अच्छा देना है तो आपने उनके नए नियम ले लिए, लेकिन जहाँ पर उसके नियम कायदे कानून से देख करके पदोन्नति करनी थी वहाँ पर आपने उनके नियम नहीं लिए। तो पूरा विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। और जैसा कि होता रहा है कि विवाद विभाग से शुरू हुआ और फ़ायदा राजनीतिक लोगों ने लिया। ये लड़ाई जीजा साली के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में, और अब तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बयान आ रहा है। हर दिन जो बयान आ रहे हैं उसके निहितार्थ क्या है? सरकार का एक मंत्री जब बयान देता है, और बयानों की भाषा आपने भी खूब देखी, खूब पढ़ी और आपने खूब खबरें भी लिखी, लोग, आम जनता जो है वो सवाल पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। और सामाजिक विज्ञान का एक सिंपल सा गणित हम लोगों ने सीखा था, वो ये था कि सरकारें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करती हैं। जब एक मंत्री ही थोड़ा विरोध में दिखाई दे तो उसका निहितार्थ क्या है सर? इसका अगर राजनीतिक निहितार्थ उत्कर्ष जी आप देखेंगे तो आपको हम थोड़ा सा ले चलेंगे पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का माहौल बना था, और अपना दल यस जो है, इनको भाजपा ने कुर्मी नेता के तौर पे, कुर्मी चेहरे के तौर पे अपने पार्टी में रखा है, अपने साथ सहयोगी बना के रखा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे जो चुनाव रिजल्ट बता रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि अगर भाजपा से खिसका है तो कुर्मी वोट सबसे ज़्यादा खिसका है। माना तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो इस बार करीब 1.5 लाख वोट कम हुआ है, मार्जिन कम हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का संख्या है तो कुर्मी वोटों की है। यहाँ तक कि रोहनिया जो कुर्मी बहुल सीट है
और अनुप्रिया पटेल जी का ये पुराना चुनावी क्षेत्र रहा है, राजनीतिक क्षेत्र रहा है, कर्मस्थली भी रहा है। इन्होंने राजनीति की शुरुआत भी रोहनिया से ही की थी। तो उस विधानसभा में भी प्रधानमंत्री के काफ़ी कम वोट मिले हैं। तो तभी से मामला इन लोगों का पॉलिटिकल चल रहा है। अब दोनों लोगों के बीच में मेन लड़ाई इस बात को लेकर के है। ये तो एक बहाना है प्राविधिक शिक्षा में प्रमोशन का घोटाला, लेकिन दोनों लोगों के बीच में जो लड़ाई है वो मेन ये इस बात को लेकर के है कि अब कुर्मी चेहरा कौन बनना है। क्योंकि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल भी इस बात से परेशान हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम को देख करके, और उसका फ़ायदा पल्लवी को लग रहा है कि अगर इनसे मोह भंग हो रहा है कुर्मी समाज का तो हम एक अवसर ले सकते हैं। तो ये उसी का परिणाम है। आप इसको अवसर की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। अजीत जी, एक बात बताइए आप कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वोट बैंक के सबसे बड़े नेता बनने की लड़ाई है, या इसके पीछे कुछ और गणित है? क्योंकि ये दोनों ही पक्ष क्यों ना हो, समीकरणों के साथ होते हैं तो सफल होते हैं। अकेले भले ही एक नेता के तौर पर, कुछ वोट बैंक के तौर पर सफल रहे हों, लेकिन इनको साथ हमेशा बड़ी पार्टियों की ज़रूरत पड़ी है। क्या रिझाने लुभाने का भी प्रयास है? देखिए उत्कर्ष जी, इसमें जो मुझे लग रहा है, जहाँ से अक्षय जी ने बात रखी है कि पदोन्नति को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, और नौकरशाही में जो चर्चा है कि ये जो पदोन्नति है वो नियमों के अनुसार, नियमों के तहत नहीं दी गई है। इसमें लेन देन की चर्चा भी आम है, जो पल्लवी पटेल ने भी आरोप लगाया है और विभागीय लोग भी कह रहे हैं। एक बात बहुत साफ तौर पे कही जा सकती है कि ये जो पदोन्नति हुई है इसमें सब कुछ फेयर नहीं है। फेयर एक बहुत पुराना हमको दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। जरूर इसमें कुछ ना कुछ आग है, तभी ये भ्रष्टाचार का धुआं उठा है। जहाँ तक मुझे जो फीडबैक मिला है, शासन स्तर से इस पर, उच्च स्तर से इस पर विचार हो रहा है, और देर सवेर निर्णय हम सब लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। इस पूरे प्रकरण को एक जो हम नौकरी की पदोन्नति की बात कहते हैं, जहाँ से ये आग उठी है, चिंगारी उठी है, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। एक चीज़ जो मैं इसमें साथ में जोड़ दूं, जानना चाह रहा हूँ, वो ये कि जहाँ अक्षय जी ने कहा था, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही कि विभागीय मुद्दा है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई बन गया है। समूचा विपक्ष लेकिन नहीं दिखता इस लड़ाई में। ऐसा लग रहा है कि एक विधायक अकेले हैं जो लगातार विषय को उठा रही हैं, लगातार लोहा ले रही हैं। जो सहयोगी पार्टियां हैं वो शायद, अगर हम राजनीति के तौर पर कहें, तो वो उसमें देख रही है, वेट एंड वॉच की भूमिका में ज़्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको जो बताऊं, आशीष पटेल जी हैं, ये अपने दफ्तर में, अपने आवास पर, व्यक्तिगत बातचीत में भी भाजपा के कुछ शीर्ष लोगों पर निशाना साधते रहे हैं, और वो बातें छनकर उस स्तर तक पहुंचती रही हैं। इनके रिश्ते भाजपा में सामान्य आज से नहीं, ये पिछले 1-1.5 साल से हम देखें वो भी महसूस कर रहे हैं, सामान्य नहीं चल रहे हैं। और वो लगातार ये बात कहते भी रहे हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है भाजपा में एक पक्ष के द्वारा, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही वो कहते हैं, अपनी स्थिति बताने के लिए भी कहते हैं कि आज हम जो भाजपा में हैं वो हम दिल्ली की वजह से हैं, दिल्ली के नेताओं की वजह से हैं, इसमें यूपी के नेताओं का। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो कोई सीक्रेट हो, जो रहस्य हो। वो आमतौर पर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं तो लोगों से बात बोलते हैं, ये सारी बातें जाती हैं। फिलहाल जो हम देख रहे हैं, पल्लवी पटेल, लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा थी कि पल्लवी पटेल भाजपा में आना चाहती हैं। उनकी बात काफ़ी हद तक बन भी गई थी, लेकिन ये पटेल, आशीष पटेल के कारण और दिल्ली के दखल के कारण ये समझौता जो है, या जो उनका जो बातचीत थी, वो अपनी परिणति तक, परिणाम तक नहीं पहुंच पाई। पल्लवी पटेल आज अलग थलग हो चुकी हैं। जिस पार्टी से चुनाव उन्होंने जीता, उस पार्टी पर उन्होंने जो है अपनी, चूँकि ये देखिए, ये परिवार जो है सोनेलाल पटेल जी का परिवार है, ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी है। और सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं है, ये बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहता है। सपा में, मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे सूत्र बताते हैं, इन्होंने सपा में
विधान परिषद की एक सीट मांगी थी, जिसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए थे उस समय विधान परिषद के लिए। उससे पहले इन्होंने दावा तो यहाँ तक कहा जाता है, हालांकि मैं उसके पास मेरे पास पुष्ट सूचना नहीं है, इन्होंने राज्यसभा के लिए भी अपना दावा किया था। तो सपा ने इनका उससे पहले कभी पल्लवी पटेल जीती नहीं थी या कृष्णा पटेल जी कोई चुनाव नहीं जीती थी, जहाँ तक मेरी जानकारी का यही स्थिति है। तो ये लोग हैं, अब इन मुद्दों पर इन्होंने सपा से अलग हैं। और हालांकि पल्लवी पटेल को लेकर सपा ने कोई अभी जिस तरह से मनोज पांडे को लेके और दूसरे लोगों को जो उन्होंने राज्यसभा में चुनाव में बगावत की सपा से, उनके प्रति जो रुख है सपा का, वो रुख पल्लवी पटेल के प्रति नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हम इनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए कभी भी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देंगे, इनको इनका टर्म पूरा करने देंगे। लेकिन मुझे लगता है पल्लवी पटेल को भाई लड़ाई तो जो है, जैसा सुधीर जी कह रहे थे, कुर्मी वोट बैंक की है। इनको लगता है कि ये कुर्मी वोट बैंक जो है हम साधने की ताकत रखते हैं, और इसीलिए भाजपा ने आशीष पटेल को तरजीह दी है या उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जी को तरजीह दी है। और अगर हमारे पास अगर कुर्मी वोट बैंक होगा तो फिर हमको तरजीह मिलेगी। तो एक ये जो जातीय समीकरण है और जो जातियों का सरदार बनने का, एक आधुनिक सरदार बनने का या नेता बनने का जो लोगों की कोशिश रहती है, पल्लवी पटेल का विरोध उसी कोशिश का, उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा लग रहा है। आपको जो लग रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर सुधीर सर आपसे पूछता हूँ, क्योंकि दो इशारे अजीत जी ने बहुत साफ किए कि एक खेमा बदलने की सियासत दिखाई दे रही है, लेकिन ये लड़ाई घर की आकर क्यों दिखाई दे रही है? मंत्री या विभाग पर आरोप लग रहा है, कोई समर्थन का बयान किसी दूसरे मंत्री या पार्टी के किसी और प्रवक्ता से नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो विधायक आरोप लगा रही हैं पल्लवी पटेल बहुत स्पष्ट शब्दों में, उनके अपने दल, कम से कम कागजों में जिस दल के साथ वो हैं, उस दल से, कांग्रेस से या विपक्ष की भूमिका निभा रहे बसपा से, वहाँ से भी सवाल नहीं उठ रहे। तो अगर विभाग में गड़बड़ हुई, जैसा अक्षय जी ने भी कहा कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कहीं आग है तो उस आग में एक ही क्यों हाथ तापना चाह रहा है? बाकी हमने बहुत कम देखा कि लोग राजनीति में अवसर ना तलाशें। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की बाकी सियासी पार्टियां, बाकी नेता, बाकी विधायक मौन क्यों धारण किए हुए हैं? उत्कर्ष जी, आपको ये मालूम होगा कि सोनेलाल पटेल जी के निधन के बाद से उनकी संपत्तियों को लेके इनके परिवार में पहले से मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, और इसी मुद्दे पे दोनों लोग अलग अलग भी हुए थे। माताजी को इनके पक्ष में रहीं और वो अलग हो गई अनुप्रिया पटेल छोटी बहन के साथ। मामला कोर्ट में भी चल रहा है और संपत्तियों को लेके आरोप प्रत्यारोप इन लोगों का पहले से चलता रहा है। इसलिए दूसरी पार्टियां भी ये समझती हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ खड़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि इनका, उन लोगों के दिमाग में एक बैठी हुई है बात कि कहीं से न कहीं से इन दोनों लोगों की आपसी पारिवारिक लड़ाई है, और ये आपसी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई न कोई मुद्दा ढूंढते रहते हैं। इसलिए इस मामले में भी यही माना जा रहा है कि मुद्दा ठीक है, मुद्दा ज़रूर है, और कहीं ना कहीं वो बात है भी उसमें पॉलिटेक्निक के प्रमोशन वाले मामले में। लेकिन पल्लवी भी जब मौका अवसर मिलता है तो ये मुद्दा उठाती हैं, और आशीष पटेल को भी जब मुद्दा मिलता है, अनुप्रिया को भी जब मुद्दा है, तो वो उठाती हैं। और बार बार, इस बार भी आपने देखा होगा कि आशीष पटेल ने इस मुद्दे में जो बयान जारी किया अपने सोशल मीडिया से, उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर रखी कि बहन अमन पटेल को वो हिस्सा दे दें, हमारा समझौता हो जाएगा, ये सवाल उन्होंने रखा था। तो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई हर अवसर पे पल्लवी, जब अवसर पल्लवी को मिलता है तो पल्लवी हमला करती है किसी बहाने, आशीष को मिलता है तो आशीष करते हैं। इसलिए कोई दूसरी पार्टी इसमें इंटरफियर नहीं करती। और हाँ, मैं आपके पास एक सवाल और लेकर आ रहा था, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो जोड़ लीजिए, लेकिन मुझे एक बात और बता दीजिए साथ में कि प्राविधिक शिक्षा के मुद्दे पर 69,000 की याद कैसे आ जाती है, एक दूसरा मुद्दा साथ में कैसे जुड़ जाता है, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। अब मैं यही कहने जा रहा था सुधीर सर की बात से जोड़ते हुए कि अगर विभाग में सब कुछ सही किया है तो आरोप हर राजनेता पे लगते हैं, लगने चाहिए, उसका कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। बट जैसा कि आपने कहा कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं विभागीय से ज़्यादा आपसी जो है वो रिश्तेदारी की लड़ाई हो गई है, जीजा साली की लड़ाई हो। शायद यही वजह है कि एक कुछ बोलता है, फिर अगला उसका जवाब देता है, फिर अगला उसका जवाब देता है, और यही पिछले 15 दिनों से हम लोग जो है वो देख रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि 69,000 भर्ती, तो वो आप दोनों लोगों ने कहा कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं
पॉलिटेक्निक के विभागाध्यक्ष के मुद्दे से ज़्यादा वोट बैंक की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल इससे पहले भी बोल चुकी हैं, बट अब जिस तरह से वो खुल करके उन्होंने, और प्रदेश में जब खुद कैबिनेट मंत्री होते हुए आशीष पटेल ने भी कह दिया कि हम 69,000 की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जा कर के वोट बैंक की ही राजनीति दिखती है। सारी सियासत अक्सर वोट और वोट बैंक के लिए होती है, तो एक निष्कर्ष है। लेकिन जो हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने हमको बताया है, इस प्रदेश में जो सबसे बड़े बयान चल रहे हैं उसके पीछे के निहितार्थ समझने की हमने थोड़ी कोशिश की है। आप दर्शकों का एक काम है कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन शायद आप पहुंच जाएं इस चर्चा को सुनकर। तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ये बताना मत भूलिए कि आपको इस पूरी सियासी लड़ाई के पीछे क्या नज़र आता है, किस तर्कों पर आपकी क्या राय है, किनसे आप सहमत हैं, असहमत हैं, और कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा बयान है जिस पर आगे आप पर्दे के पीछे क्या कारण है, कौन सी चर्चा है, वो जानना चाहते हैं। नए साल की जो पहली न्यूज़ रूम चर्चा थी वो आपको कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अमर उजाला के हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने इस पूरी चर्चा को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।